Good morning, my all dear students and my friends. Today we are going to start the gaseous law. और गैसियस लॉ में हमने डिस्कस किया था कि गैसों के नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल जो लॉज हैं हमारे 4 हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ। तो हेडिंग लगा लीजिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं। क्या है बॉयल्स लॉ? देखो स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ जो है प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ established the relation in between pressure and volume। ये प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर आप लोगों के रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन जो रहता है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ था हमारा, वो लॉ था बॉयल्स लॉ। एक मिनट में थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। बॉयल्स जो था वो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन देता है। तो क्या कहता है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हम कभी भी क्या कर दें, टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस, गैस का सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस या सर्टेन मोल्स ऑफ द गैस, volume is inversely proportional to the volume, inversely proportional to the pressure। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लो टेम्परेचर को हम क्या करें, कांस्टेंट कर दें, बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर कर दें, और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस का सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स हो या सर्टेन नंबर ऑफ गैस के क्या हो, ग्राम में अमाउंट हो, तो उस गैस का वॉल्यूम जो है उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। लॉज क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉज व्हेन टेम्परेचर इज constant, when temperature is constant, जब क्या हो, टेम्परेचर। ठीक है, the certain moles of gas volume is inversely proportional to the pressure of the gas, कि किसी गैस, कोई भी गैस है, हम कोई भी गैस ले रहे हैं, उस गैस के कुछ सर्टेन मोल लें और टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, मतलब टेम्परेचर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, that there should be no change in the temperature। ठीक है, देन उस गैस के जो कुछ मोलों के लिए उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, दोनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, V
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/p। ये रिलेशन जो है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में किसने दिया, और ये ही हमारा बॉयल्स लॉ कहलाता है। दिस इज नॉन एज बॉयल्स लॉ। इसे कोई हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम चलते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है हमारे पास में। तो देखिए इधर यहां पे मैं क्या करता हूं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देता हूं। तो इधर देखिए प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पर हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई, के 1/p आ गई। तो ये इक्वेशन जो है यहां v जो है मैं लिखवा देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं वो भी हमें लिख लेनी है। v क्या है, v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, और p है यहां प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा k क्या है यहां पे, k यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, k क्या है यहां पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k का मान जो है वो गैस के अमाउंट के ऊपर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज डिपेंड, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड ऑन फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग थिंग्स। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, नंबर थर्ड प्रेशर ऑफ द गैस, नंबर फोर्थ टेम्परेचर। तो इन चीजों के ऊपर के का मान डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां से आप लोगों ने उतार लिया होगा। आगे चलता हूं मैं यहां से, देखिए यहां पे यदि मान लो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखना चाहूं, PV बराबर K, तो ये भी बॉयल्स लॉ है। इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लीजिए, दिस इज आल्सो बॉयल्स लॉ। ये क्या है हमारा, बॉयल्स लॉ है। अब देखिए इधर क्या कहता है ये रूल, ये कहता है when temperature is constant, when temperature is constant, then the multiplication of pressure and volume is a constant। इसका मतलब यह है कि किसी कंडीशंस के ऊपर हमने यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, तो ये मान के चलिए कि उस कंडीशन के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, के आएगा। समझ में आ गया। तो ये बोथ, ये इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ आर रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। इक्वेशन 2 और 3 जो है दोनों की दोनों इक्वेशन जो है बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। अब आगे हम चलते हैं। सपोज
सपोज 8 P1 pressure, the volume is V1 and 8 P2 pressure, the volume is V2। P2 प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है, V2 आ रही है। तो अब यहां से हम देखें कि हमको अभी रूल पड़ा है PV बराबर K, तो यहां दो कंडीशन हो गई, P1 V1 बराबर K और दूसरी कौन सी हो गई, P2 V2 बराबर भी K, क्योंकि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम होगा। तो मतलब जब ये दोनों K के बराबर है तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गई, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। तो यहां से हमारे पास में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर आप 4th जो है दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि दो अलग अलग गैसें ले ली हमने और अलग अलग गैसों के लिए के का P1 P1 और P2 P2 लिख दिया, दोनों बराबर हो गई, और P1 P2। अब मान लीजिए आपको कोई दो गैसें दी हुई है, उनके प्रेशर दिए हुए हैं दोनों, एक का वॉल्यूम दिया है, तो तीसरा मतलब आपको न्यूमेरिकल में 1 2 3 चीजें दे देगा, कोई सी भी, ये दोनों दे देगा, ये दे देगा, ये दोनों दे देगा, ये दे देगा, ये निकला, कोई सी भी 3 चीजें देकर चौथी चीज कैलकुलेट करवा लेगा वो आप लोगों से। तो ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अब लिखिए हेडिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। देखिए बच्चों, इस चीज का ध्यान रखें कि बॉयल्स लॉ का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम आइसोथर्मल ग्राफ कहते हैं। क्यों कहते हैं आइसोथर्मल ग्राफ? देखिए, जो भी बॉयल्स लॉ होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बॉयल्स लॉ तभी ही फॉलो होगा जब हमने टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन वी केप्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट, तभी जो है जो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान यदि टेम्परेचर इक्वल है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। तो बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ होते हैं उन ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल ग्राफ। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे आइसोथर्मल ग्राफ। आइसोथर्मल, सॉरी, या फिर ग्राफिक ऐसे लिख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। द Boyle law graph are known as isothermal graph. आइसोथर्मल ग्राफ, बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ है उनको आइसोथर्मल ग्राफ कहते हैं बिकॉज बॉयल्स लॉ इज वर्क on
कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया था कि बॉयल्स लॉ तभी काम करेगा, बॉयल्स लॉ तभी काम करेगा जब हमारे पास में टेम्परेचर की वैल्यू कैसी होगी, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तभी बॉयल्स लॉ है हमारे पास में काम करेगा। अब देखिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ के ग्राफ आइसोथर्मल क्यों होते हैं, तो यहां से उसका आंसर आपके पास में एग्जाम्स के अंदर लग जाएगा। तो अब ग्राफ मैं आप लोगों के सामने ड्रा कर रहा हूं, 2 ग्राफ बनेंगे, दोनों ग्राफ्स को मैं समझा दूंगा आपको। पहला ग्राफ जो है मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचूंगा, और दूसरा ग्राफ जो है मैं प्रेशर और 1/v के बीच में खींचूंगा। तो देखिए ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 क्या कहता है? ग्राफ नंबर 1, मैंने ग्राफ इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां तो ये तो हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? प्रेशर, और x एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? वॉल्यूम। तो ग्राफ हमने अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ खींचे, तो देखो एक ग्राफ यूं आया, इसका मतलब है देखो प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इधर जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां देखो, यहां प्रेशर की वैल्यू कम थी, यहां प्रेशर बिल्कुल कम था, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है क्या हो रही है? घटती जा रही है। देखो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम जो है घटता जा रहा है, ठीक है। यदि अलग अलग टेम्परेचर पे अपन देखें तो इस प्रकार से ग्राफ आएंगे ये। तो ये ग्राफ देखिए, ये मेरा टेम्परेचर है 600 केल्विन पे, ये मेरा है 300 केल्विन पे, और ये 200 केल्विन पे। 600 केल्विन अलग अलग टेम्परेचर पर हमने अलग अलग ग्राफ खींचे, ठीक है। इन ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल ग्राफ कहते हैं, आइसोथर्मल ग्राफ इनको हम कहते हैं, ठीक है। इनमें यह ध्यान रखना कि हर एक टेम्परेचर पे जो खींचे हुए ग्राफ हैं उनमें के मान जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे भी के का मान डिपेंड करता है, अपन ने बताया था। तो यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्राफ, डिफरेंट कर्व, क्योंकि के की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अपन ने जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के पढ़ा था, तो ये हमारे पास में पहला ग्राफ आ गया है, क्लियर। तो पहला ग्राफ है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट रहे हैं, इससे ये होगा। तो ये ग्राफ नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ग्राफ नंबर 2, बॉयल्स लॉ का आई, वो भी आइसोथर्मल ग्राफ होगा, क्योंकि टेम्परेचर हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। ये अकेला ग्राफ आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल नहीं है, तीनों लाइनें आइसोथर्मल नहीं है, तीनों लाइनें आइसोथर्मल नहीं है। ये वाली लाइन जो है आइसोथर्मल है, ये लाइन आइसोथर्मल है, ये है, ठीक है। इसके लिए यदि K1 है तो इसका लिए K2 K3, ठीक है। के मान डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देखिए इसके बाद में देखिए आप लोग ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 क्या है? ग्राफ नंबर 2, ग्राफ ड्रा इन बिटवीन प्रेशर एंड
1/V। ठीक है, प्रेशर इस बार हमने जो ग्राफ खींचा है वो किस किस के बीच में खींचा है, प्रेशर के बीच में खींचा है और 1/V के बीच में। तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइंस आर ऑब्टेन, स्ट्रेट लाइन आर ऑब्टेन। तो हमें कैसी लाइन प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ पे मैं लाइन खींच रहा हूं किस किस के बीच में, प्रेशर, और इस बार हमने क्या ले लिया, 1/V। ठीक है, तो 1/V लोगे तो हमारे पास में लाइंस कैसे मिलेंगी, स्ट्रेट लाइंस। यदि मान लो अलग अलग टेम्परेचर पे खींचते हैं तो ये T1, ये T2, ये T3। ठीक है, एक लाइन आइसोथर्मल है, ये लाइन आइसोथर्मल है, लेकिन ये तीनों लाइन आइसोथर्मस नहीं है क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे खींची गई हुई लाइन है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी बॉयस लॉ फॉलो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एट वेरी हाई प्रेशर gases does not follow the Boyle's law। ये ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जाएंगे तो गैसें बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफों से और बॉयल्स लॉ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से गैसों के वॉल्यूम कम होते हैं, गैसें जगह कम घेरती है, गैसें जगह कम घेरती है। मतलब क्या निकला इससे, मतलब ये निकला कि गैसों का नेचर कंप्रेसेबल होता है, उन्हें दबाया जा सकता है, उनको प्रेस किया जा सकता है। दैट इज नॉन एज द बॉयल्स लॉ, कि जब गैस को हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर गैसें कम स्थान घेरती है, लो स्पेस घेरती है। तो ये बॉयल्स का लॉ है कि क्वांटिटेटिव, एक लाइन लिख लीजिए इसके अंदर कि बाय बॉयल्स लॉ it is clear when pressure is increased, then the volume of the gas is decreased, and the gaseous particles covered very low space means that the gaseous particles are compressible in nature, ठीक है। अब यदि हम डेंसिटी की बात करें तो बॉयल्स लॉ के अनुसार डेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम देखो, लिख के मिटा दो। डेंसिटी ऑफ द गैसेज, डेंसिटी ऑफ गैसेज बाय बॉयल। देखो बच्चों, आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है हमारे पास में m/v। ठीक है, अब v का मान हमारे यहां से निकाल सकते हैं, अपन ने पता है pv बराबर क्या होता है k, pv बराबर क्या होता है k। अब यहां से v निकाल लो तो v बराबर क्या हो जाएगा k/p। अब v की वैल्यू यहां से पुट कर दो, इसको इक्वेशन रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, v बराबर k, p की जगह क्या रखूं मैं m, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं p से। तो हम जो है इससे हम d निकाल सकते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर k/m, k तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, एक मिनट देखिए, t बराबर m
m तो ऐसे कैसे, और v की जगह क्या रख दूं मैं, k इंटू पी। तो ये देखिए हमारे पास में डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला गया। d तो हमारा क्या है, डेंसिटी, d बराबर यहां पे क्या है, डेंसिटी, m क्या है, मास या तो मोल या मास जो भी है, k जो है हमारे पास में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और p क्या है, प्रेशर। तो ये आप लोगों के पास में बॉयल्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो ये कंप्लीट बॉयल्स लॉ है, आप अच्छे से करेंगे ना। नेक्स्ट हम जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चार्ल्स लॉ। अगला इंपॉर्टेंट गैसियस लॉ है चार्ल्स लॉ। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो लिखेंगे चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, अगला गैसियस लॉ पढ़ रहे हैं अपन, चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ, द चार्ल्स लॉ is applicable, the Charles law is applicable only constant pressure, मतलब बॉयल्स लॉ में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ रहा था, जबकि चार्ल्स लॉ के अंदर हमें क्या चीज कांस्टेंट करनी पड़ रही है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। सेकंड, द चार्ल्स लॉ गिव्स द रिलेशन इन बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? द चार्ल्स लॉ gives the relation, Charles law gives the relation in between volume and temperature। वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन देता है कौन? चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ यह है कि एट कांस्टेंट प्रेशर देन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस या सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है इसको नेक्स्ट में सीखेंगे, लेकिन अभी इसका रूल्स को अपन लिखते हैं। थर्ड, अकॉर्डिंग टू Charles law, when pressure is constant, the certain amount या certain mole amount of gas volume is directly proportional to the absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ में आ गया होगा बात आपको? कि चार्ल्स ने ये कहा था कि जब कांस्टेंट प्रेशर हो, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो किसी गैस के सर्टेन मोल्स ऑफ गैस या सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो रूल्स क्या है? सीधा सीधा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन रूल्स का
जो मेथड है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो, उतार लेना आप इसको आराम से। यस, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, V यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी प्रेशर जो है आपका यहां पे क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो V यहां क्या है, V बराबर जो है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, V बराबर आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, K जो है आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और T आपका यहां पे टेम्परेचर है। T आपका टेम्परेचर। अब यहां से ध्यान रखना, K की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड, नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री प्रेशर, नंबर फोर्थ वॉल्यूम। तो इनकी यूनिट्स के ऊपर जो है K की वैल्यू डिपेंड करती है। वही वैल्यू जो बॉयज के लॉ के अंदर जो K की वैल्यू डिपेंड कर रही थी, उन्हीं की वैल्यू जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है यहां क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मिटा देता हूं उसको। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, और ये जो T होता है वो हमारे स्मॉल t प्लस 273.15 के बराबर होता है। 273.15 केल्विन प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। T क्या है यहाँ पे, तो यहां देखने T तो हमारा कैपिटल T तो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और स्मॉल t क्या है, स्मॉल t हमारा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे डिग्री के अंदर 273.15 जब जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ के अंदर एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया कि जब, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन बढ़ाता है, जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज वेल एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर देन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीज। ओके, तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जनरली क्या होता है कि जब टेम्परेचर गेन करते हैं पार्टिकल, व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन द टेम्परेचर देन रैंडम एक्सपेंशन इज अकर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल and the kinetic energy of the gaseous molecules are increased and they are spread, so the volume of the gases are increased. ठीक है, that is the basis of the Charles law. That is the basis of Charles law. Okay, now it is a observation, एक experimental observation है कि when we increase the 0 degree temperature of any gaseous molecules, it is the observation that when we increase the 0 degree centigrade temperature of the gaseous molecule, then 1 upon 273 parts volume of the gas are increased. That is the practical experiment that when 0 degree temperature is increased, when 0 degree temperature is increased of any gaseous substance,
देन 1/273 पार्ट वॉल्यूम इज इंक्रीज ऑफ द गैस। इस ऑब्जर्वेशन को राइट करते हैं हम लोग। इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, practical observation that when 0 degree centigrade temperature is increased, 0 degree centigrade temperature is increase of any gas, then 1/273 part of volume is increase। कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम का कितना पार्ट हिस्सा बढ़ जाता है, 1/273 पार्ट वॉल्यूम जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब सपोज कीजिए, सपोज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द वॉल्यूम इज V0। वॉल्यूम कितना है, V0 हो गया। इसको हम T0 भी लिख सकते हैं, इसको यानी T0 डिग्री के जो टेम्परेचर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, फिर ऐसे लिख लीजिए, हाँ सपोज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लीजिए। क्लियर। एंड दूसरा पॉइंट, एंड सपोज एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज VT। ये चीज समझ में आ गई। हम इसे और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि जब 0 डिग्री टेम्परेचर किसी गैस का हम इंक्रीज करते हैं, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम किसी गैस का इंक्रीज कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है 1/273 पार्ट जो है इंक्रीज हो जाता है उसका वो। क्लियर। तो अब देखिए आप लोग, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, तो मिटा देता हूं इसको मैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि VT मतलब फाइनल वॉल्यूम बराबर V0 में हम कितना जोड़ेंगे, V0 में हम जोड़ देंगे T/273.15 V0। मतलब यदि फाइनल वॉल्यूम हम देखें कि भाई 0 डिग्री से हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 0 डिग्री से कितना बढ़ा दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम में 1/273.15 जोड़ दो, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273.15 वॉल्यूम बढ़ गया। जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/273.15 पार्ट ही तो बढ़ गया। अरे यस और नो। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम का 1/273.15 पार्ट इंक्रीज हो गया, तो VT हमारे पास में आ गया। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, VT बराबर, यहां मैंने V0 कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, तो V0 कॉमन लेने पर हमारे पास में क्या आ गया, 1/T/273.15 ये हमारे पास में आ गया। तो VT बराबर क्या हो गया, VT बराबर हो गया, इसमें अपन क्या करते हैं 273.15 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 273.15 प्लस T, ये हमारे पास में आ जाएगा, और V0 इधर चला जाएगा, तो VT बराबर क्या होता है, V0 इसके नीचे लिख दूं मैं, ये V0 लिख दिया मैंने, बराबर, मुझे बताओ 273.15 प्लस T को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था अपन ने,
273.15 प्लस टी जो होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल टी, या टी इसकी पावर में टी लिख दो। और 273.15 हमारा क्या होता है, बिल्कुल 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, T0। तो इसके बराबर तो हमने क्या लिख दिया, TT, और इसके बराबर हमने क्या लिख दिया, T0, क्योंकि इसमें अंदर T टेम्परेचर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर T टेम्परेचर जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये फाइनल जो है हमारे पास में चार्ल्स लॉ की एक एप्लीकेशन जो है हमारे पास में आ गई है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर इनिशियल, फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल जीरो, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, या फिर लिख लीजिए इसके अंदर, लिखिए एक पॉइंट और ये उतार लीजिए आप लोग। चलो कर ही देते हैं इसको। देखो एक चीज और देखो कि हमारे पास में V बराबर क्या आ गया, KT, और इसके अपन K बराबर क्या लिख सकते हैं, अपन K बराबर हाँ, तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। अगला स्टेटमेंट हो जाएगा, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये अनदर स्टेटमेंट हो गया। अगला है, चार्ल्स के जो ग्राफ होते हैं वो आइसोबैरिक ग्राफ कहलाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रहता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखोगे, द चार्ल्स ग्राफ आर आइसोबैरिक बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो है इसका ग्राफ जो है मैं कल करवा दूंगा आपको, और उसके बाद में गैलुसाक और एवोगैड्रो प्रिंसिपल हम कर लेंगे। तो इसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन हमारी प्रिपेयर होके आ जाएगी। तो आज आप जो है ये 42-43 मिनट का जो वीडियो था उसको आप अच्छे से देखें, और कल के लिए मैक्सिमम लोगों को अपना ये वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू।